एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से चुने गए दल के नेता। प्रधानमंत्री ने एनडीए गठबंधन को भारत के इतिहास का सबसे सफल गठबंधन बताया। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से राज्य स्तरीय हैप्पी कार्ड वितरण की आधिकारिक शुरुआत की। अब तक 59,000 से अधिक लाभार्थी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का उठा रहे हैं लाभ। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का लिया बड़ा फैसला। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी मिल सकेगा लाभ। और भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% पर रखा बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि का संतुलन अनुकूल रहा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी रविवार यानी 9 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का भाजपा नेता अमित शाह, नितिन गडकरी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी घटक दलों ने समर्थन किया। इसके बाद गठबंधन के सदस्यों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। नई दिल्ली के पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दलों की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वे इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कोई मजबूरी नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नया दायित्व देने के लिए आप सबका आभारी हूं। मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया। हम सर्व पंथ संभाव के प्रावधान को समर्पित हैं। गोवा हो या नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी संख्या में ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला है। हम सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। एनडीए सत्ता हासिल करने या सरकार चलाने के लिए कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। यह राष्ट्र प्रथम की भावना से जुड़ा समूह है। एनडीए सरकार के रूप में अगले 10 सालों में गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने ईवीएम पर उठाए गए सवालों को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड
लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने आज आदर्श आचार संहिता हटा ली। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। हालांकि विधान परिषद के द्विवार्षिक उपचुनाव के कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता अभी भी लागू है। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा कि आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84.16%, असम में 81.56% और त्रिपुरा में 80.93% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 56.92% और बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि 7वें और अंतिम चरण में 63.88% मतदान दर्ज किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने चुनावी प्रक्रिया की सफलता पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को बधाई दी। मतदान के प्रबंधन और अधीक्षण में शामिल आयोग, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों, अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के प्रयासों की राष्ट्रपति ने सराहना की। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के अथक प्रयासों की भी प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले लाखों मतदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान और भारत की गहरी और अटल लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कल शाम राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और हाल ही में संपन्न हिंसा मुक्त चुनावों को राष्ट्रपिता को समर्पित किया। आयोग ने अपने बयान में कहा कि महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश ने शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त चुनावों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रेरित किया। जम्मू कश्मीर और मणिपुर क्षेत्रों ने अपने परिपक्व आचरण से एक उदाहरण स्थापित किया है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि शांति और विकास का रास्ता गोली नहीं बल्कि मतपत्र है। निर्वाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसने अफवाहों और निराधार संदेहों के साथ चुनावी प्रक्रिया को खराब करने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया था। परिणाम ही प्रमाण है। तो ना ये सब आप लोगों के लिए है, सब जो लोग बीच बीच में शंका करते हैं उनके लिए है कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। एक ही बात है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में जिस किसी को कोई डाउट हो, चुनाव के दौरान के बदले अब हमसे पूछें। बड़ा वेलकम है उनका, पूछें अब हमसे। लीगल प्रोविजंस हैं, जो सिस्टम है उसके हिसाब से 3 राज्यों में और चुनाव हैं इस बार, इस साल के अंत तक, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। तो सब में अपने अपने समय से होंगे, वो निर्धारित प्रक्रिया है। बट इन पर्टिकुलर J&K को वी विल लुक वेरी डिफरेंटली एंड ट्राई एंड स्पीड इट अप immediately, as soon as possible. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आज इस योजना की आधिकारिक शुरुआत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री असीम गोयल, इसके साथ ही राज्य के 36 डिपो और सब डिपो पर कार्ड स्कीम शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत 1 लाख तक वार्षिक आय वाले लाभार्थी रोजाना 30 किलोमीटर और साल में 1000 किलोमीटर निःशुल्क सफर कर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। अब तक 59,000 से अधिक कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश भर में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग स्थानों पर मंत्रियों ने लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए। करनाल के लाभार्थियों ने हैप्पी कार्ड मिलने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया। 1000 किलोमीटर यात्रा के लिए चलाई गई है। इसका जो है प्रोसेस ये है कि सबसे पहले अगर आप जो भी सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको हरियाणा रोडवेज की ऑफिशियली वेबसाइट जाके वहाँ पर हैप्पी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इस योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं और काफ़ी यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो कि इस योजना से काफ़ी खुश हैं और हैप्पी कार्ड लेके काफ़ी जाए। ये स्कीम बहुत अच्छी है। मैंने जनवरी में अप्लाई किया था और ये स्कीम बहुत अच्छी है। अब जैसे कि समर वेकेशन है तो हम घूमने भी जा सकते हैं, टूर वगैरह पे भी जा सकते हैं। इस स्कीम का बहुत लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप 1 साल में मतलब कि 1000 किलोमीटर हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं हम। हाँ जी, पूरे परिवार के साथ। 2 महीने हुए हैं कार्ड लेने आए हैं। तो यही है जी, कहीं जाना है या लंबे सफ़र पे जाना है उसके लिए कोई फ़ायदा हो जाए गरीब आदमी के लिए भी। वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, अच्छी से चलाई है।
वहीं पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हैप्पी कार्ड योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ऐसे लाखों परिवार के जो लोग हैं उनको हैप्पी कार्ड यानी 1000 किलोमीटर तक बिना 1 रुपया दिए वो 1 साल के अंदर यात्रा कर सकेंगे। चाहे वो उसको एक बार में भी यूज़ कर सकते हैं या पूरे साल वो कार्ड दिखा करके उससे मुफ्त के अंदर यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा सरकार पिछले 9.5-10 साल के अंदर जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, उनको लेकर के हमेशा प्रयास करती रही है और बहुत सारी योजनाएं गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की हैं। पंचकुला में हैप्पी कार्ड प्राप्त करने वाले लोगों ने कहा कि इस कार्ड की सहायता से उन्हें काफी आर्थिक लाभ होगा। इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। मिले हैं, मैं 1000 किलोमीटर की सैर कर सकती हूँ बिना पैसों के। मैं सरकार की आभारी हूँ। कहीं भी जाने के लिए जो किराया नहीं होता तो योजना के थ्रू हम जहाँ भी चाहें गवर्नमेंट की तरफ से भी जा सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा करनी है उसके लिए भी हमें बहुत फायदा होगा और कहीं भी जाने के लिए जब हमारे पुराने तो हम इसके लिए जहाँ भी जाएं सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शेयर मार्केट को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि फिर से सरकार बनने से राहुल गांधी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निवेशकों में भय पैदा करना चाहते हैं। आम निवेशकों को शेयर बाजार का फायदा मिल रहा है। मोदी सरकार से शेयर बाजार में ऐतिहासिक बढ़त हुई है। आज कोने कोने में शेयर बाजार के निवेशक हैं। पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उभर नहीं पाए हैं। चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने आगे कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में पहली बार हमारा मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। आज भारत का इक्विटी बाजार दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है। 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंग हानि होने पर 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय अवधि में पूरा किया जाए। आगामी 15 जुलाई से कालका में सेब मंडी में भी कार्य शुरू किया जाए। बैठक में बताया गया, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 40 मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है। इन कैंटीनों में कोई भी नागरिक, विशेषकर किसान व मजदूर, मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता न होने या अन्य विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण देरी से क्रियान्वित होती है। ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर प्रदेश में भी हरियाणा गति शक्ति बनाया जाए। सभी विभागों को इस एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि ऐसी जो भी परियोजनाएं हों जहां एक से ज्यादा विभाग शामिल हों, वे अपने मामलों का त्वरित समाधान करें। साथ ही जिला उपयुक्त स्तर के मुद्दों को भी हरियाणा गति शक्ति में सुना जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रोजेक्ट बनाकर बचे हुए सभी 5 क्रम के रास्तों को पक्का किया जाए। इसके अलावा मंडी बोर्ड की जो भी सड़कें खराब हैं उनकी विशेष मरम्मत कराई जाए। 10 दिनों में समुचित प्लानिंग करके टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा बैठक में लोक निर्माण व हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 1636 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य राजमार्ग व जिला प्रमुख सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी तथा लगभग 1500 कार्यों को सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ सड़कों की निविदा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 17 जिलों में 384 सड़कों को चिन्हित किया है, जिनकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है। बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 5200 किलोमीटर लंबाई की 439 सड़कें हस्तांतरित होनी हैं, जिनमें से 3000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पिछले वर्ष हस्तांतरित की गई थी। बोर्ड अब इन सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगा और सड़कों की विशेष मरम्मत के बाद ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करेगा। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जिन सड़कों व बाईपास के लिए 80 से 85% जमीन उपलब्ध हो गई है, वहां पर मिट्टी भराई व कच्ची सड़क का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। इसके अतिरिक्त कोसली बाईपास के निर्माण का कार्य भी शीघ्र ही शुरू करवाया जाएगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कल दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में हरियाणा से जीते पार्टी के 5 नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 28% अधिक मतदान मिला है, जबकि भाजपा का घटकर करीब 46% रह गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। प्रदेश में अल्पमत की सरकार को नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 जून को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नैतिकता के आधार पर कोई औचित्य नहीं होता सरकार। एक तो स्वयं उनको छोड़ देनी चाहिए सरकार, और वो नहीं छोड़ देना। राज्यपाल जी से हमने आग्रह किया है तो असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश मैंडेट, और इस मामले में चर्चा करने के लिए 10 तारीख को 3 बजे हमने अपनी CLP की मीटिंग शेड्यूल हुआ। चुनाव में हार जीत हो जाती है, लेकिन हरियाणा के नतीजे से मैं कह सकता हूँ, जो हरियाणा में जो इनका प्रयास था समाज को बांटने का, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो उन्हें विफल कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं नवनिर्वाचित सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। अभी तक कोई नहीं आई, कोई शिकायत आएगी तो उसको बिल्कुल गंभीरता से उसका विचार होगा, और जहां भी जो कमियां रही हैं उसका मंथन करके सीधा सा टारगेट है कि अब असेंबली का चुनाव है, असेंबली में बीजेपी को धराशायी करना। अब आप बगैर संगठन के थोड़ी ये चुनाव लड़ा गया है। ये इतनी बड़ी जो हमने जीत हासिल की है, तो हमारे सब जगह हमारे जिला प्रभारी लगे हुए हैं, ब्लॉक प्रभारी लगे हुए हैं, जिनकी आप कह रहे हो वो भी अब हो जाएगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। लोगों ने ये चुनाव लड़ा है। मेरा तो केवल नाम मात्र था। ये असली चुनाव रोहतक की 36 बिरादरी के लोगों ने असली चुनाव लड़ा है। ये मैं अपनी जीत रोहतक के 36 बिरादरी के हर रोहतक वासी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासी को मैं अपनी जीत समर्पित करता हूँ। आज जो संख्या बल बीजेपी के पास आई है, लेकिन नैतिक बल हमारे पास इंडिया गठबंधन, और नैतिक बल की अपनी एक चमत्कार होता है प्रजातंत्र में। देश की जनता ने नैतिक बल हमें दिया है। क्या परिस्थितियां रहेंगी
ये अगर सरकार में और अगर इंडिया गठबंधन अगर विपक्ष में बैठने का फैसला इंडिया गठबंधन की ओर से रहेगा, मैं सोचता हूँ गठबंधन उस पर अपनी राय बनाएगा। लेकिन सबसे उपयुक्त अगर नेता कोई है पूरे विपक्ष में तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फरीदाबाद में आज सुबह आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे लाइन से उतर गए, जिसके चलते लाइन नंबर 1 और 2 बाधित हो गई। रेलवे विभाग ने लाइन नंबर 3 और 4 से ही अन्य ट्रेनों को निकालने का विकल्प चुना। पलटे हुए डिब्बों को रेल लाइन से हटाने के लिए रेलवे विभाग की टीम दिल्ली से मौके पर पहुंची और काम में जुट गई। इस हादसे में किसी के हताहत की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ये हादसा उस समय हुआ जब मालगाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पर कांटे से गुजर रही थी। राहत कार्य के दौरान इस लाइन के ऊपर से गुजर रही 25,000 वोल्टेज की लाइन को पीछे से बंद करवा दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश में स्थापित की गई फॉरेंसिक साइंस लैब में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने एफएसएल में मौजूदा स्टाफ की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अलग अलग पैरामीटर के अनुसार कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे औद्योगिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत पर प्रक्रियाओं का अध्ययन करें और जहां संभव हो सहकर्मी स्टाफ की संख्या बढ़ाना तथा नई तकनीक के उपकरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को जांच के लिए नमूने एकत्रित करने से लेकर इसके परिणाम आने तक की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कहा। इसके अलावा बैठक में जिलों में साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिलों में साइबर एक्सपर्ट्स की कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि जांच संबंधी रिपोर्ट जिलों में ही तैयार की जाए। बैठक में बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बरामद किए जाने वाले मादक पदार्थों के निस्तारण के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और हरियाणा सरकार द्वारा समझौता किया गया है, जिससे अब एनडीपीएस संबंधी मामलों का निस्तारण पहले की अपेक्षा जल्दी हो सकेगा। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5% पर ही रखने का फैसला लिया है। शीर्ष बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 6.25% पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर व बैंक दर 6.75% पर ही रखी गई है। मौद्रिक नीति समिति ने 2 के मुकाबले 4 के बहुमत से ये फैसले लिए। समिति ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखने पर बल दिया। शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी। बैठक के बाद निर्णयों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि का संतुलन अनुकूल रहा है। मौद्रिक नीति की प्रतिबद्धता मुद्रास्फीति को 4% के भीतर रखने की है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति सामान्य मानसून के अनुमान के बीच खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर बनाए रखेगी। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। It remains vigilant to any upside risks to inflation, particularly from food inflation, which could possibly derail the path of disinflation. Hence, monetary policy must continue to remain disinflationary and be resolute in its commitment to aligning inflation to the target of 4% on a durable basis. Real GDP growth for the current financial year 2024-25 is projected at 7.2%. Let me repeat, the GDP growth that we are now projecting for the current financial year 2024-25 is 7.2%, with Q1 at 7.3%, Q2 at 7.2%, Q3 at 7.3%, and Q4 at 7.2%. The risks are evenly balanced. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धा और उम्मीदवारों के उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाती है। एजेंसी ने नीट यूजी परिणामों के संबंध में हाल के विवाद के संदर्भ में ये स्पष्टीकरण जारी किया।
परीक्षा एजेंसी ने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पुराने और नए संस्करणों में अंतर के कारण विषय विशेषज्ञों ने कहा कि एक विकल्प के स्थान पर 2 विकल्पों को सही माना जाना चाहिए। छात्र छात्राओं की चिंताओं की जांच के लिए गठित शिकायत निवारण समिति ने कहा कि परीक्षा के समय के नुकसान का पता लगाया गया था और ऐसे उम्मीदवारों को उत्तर देने की दक्षता और बर्बाद हुए समय के आधार पर अंकों के साथ मुआवजा दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से समिति ने सुनिश्चित किया कि इन केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया। हरियाणा सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सहित प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की सिफारिशों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने राज्य के सभी प्रशासकीय सचिवों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को लिखे एक पत्र में निर्देश दिए हैं कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें political2.hry@gmail.com या dysec.political.cse@hry.gov पर 15 अगस्त 2024 तक भेजी जानी चाहिए। केवल ऑनलाइन भेजे गए नामांकनों पर विचार होगा और निर्धारित समय के बाद प्राप्त किसी भी नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और योगदान के दृष्टिगत की जाती है। ये पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए हैं। पुरस्कारों को शासित करने वाले विस्तृत कानून और नियम आधिकारिक वेबसाइट www.padmaawards.gov.in पर देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सहित देश के अनेक भागों में अगले 4 दिन के लिए गरज के साथ बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में बदलाव आया है। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हुआ है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत और करनाल में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। पंचकुला में हल्की ओलावृष्टि भी हुई, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में लोग लू से अभी भी परेशान हैं। दिल्ली में अगले 2 दिन तक गरज के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।